आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम शुरू करें, हम 1 मिनट जो है वो साइलेंस में बिताएंगे, परमपिता परमात्मा का आवाहन करेंगे। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और एपिसोड, तीसरा एपिसोड आर्ट्स ऑफ लाइफ का। इसमें आज का टॉपिक है ताजगी की कला। बहुत ही यूनिक अनोखा टॉपिक है ये। इस आज क्या है, आप सभी जानने के लिए उत्सुक होंगे। हमारे साथ डियर भाई एरिक लरिस हैं। इस कला के लिए जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, कनाडा के। ब्रह्मा कुमारी के कैनेडियन नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ये रिटायर्ड हैं अभी इस समय। जो नए लोग हैं, मैं कहूँगा कुछ शब्द इनके बारे में। ये कैनेडियन ब्रॉडकास्ट के साथ काम कर रहे थे, जर्नलिस्ट थे और प्रोड्यूसर भी थे। 35 से 40 साल इन्होंने ये कायम काम किया है। रेडियो रिपोर्टर वेस्टर्न कनाडा में 1985 में ये काम इन्होंने शुरू किया था। और ये ब्रह्मा कुमारी के टच में आए 1983 में मॉन्ट्रियल में। अब ये जो निमित्त हैं, बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर खोलने के लिए अलग अलग, एडमिंटन में, कैलगरी में, इन्होंने, ये मॉन्ट्रियल में रहते हैं जहाँ पर इन्होंने मेन मेडिटेशन सेंटर है। आर्ट ऑफ, एकदम सिटी की हार्ट में है। बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। इमेजेस एंड पोजेस जो हेल्प करता है, इंस्पायर करता है रेस्टोरेटिव डायरेक्टर और मीडिया को। बहुत ही एक्टिव मीडिया पर्सन है ब्रदर। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इनका था। मैं कहूँगा ब्रदर एरिक बहुत ही सिंपल पर्सन है। जब भी हम इनको कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, बहुत ही इनका टॉपिक भी सिंपल होता है और बहुत अच्छे तरीके से उसकी गहराई में जाते हुए समझाते हैं। तो आज जो ताजगी की कला के बारे में इन्होंने बात करनी है, इनकी बुद्धिमत्ता से हम ये समझेंगे। हम सिस्टर, इससे पहले कि हम इनको स्टेज पे, हम कहेंगे सिस्टर क्लाउडिया से इनका वेलकम करें। गुड मॉर्निंग ब्रदर एरिक। आपका हमें मिलकर बहुत खुश हुआ। तो हमारे दिन को ताजगी से भरा बनाने के लिए, जब भी हम आपको सुनते हैं तो हम हमेशा फ्रेश हो जाते हैं। कुछ ना कुछ आप नया ऐसा प्रेजेंट करते हैं और हमें हमेशा ही ताजगी से भरपूर कर देते हैं। मैं आपके लिए कुछ फूल लेकर आई हूँ, आपके बैकयार्ड में लगा सकते हैं, जहाँ पर आपके बाकी सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। आप ये इसे एक्सेप्ट करें फ्लावर्स को, ये आपके लिए हैं। वाइट ऑर्किड हैं। जैसे आप हैं, बहुत ही सुंदर पवित्र आत्मा है, ऐसे ही ये फूल आपके लिए हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू क्लाउडिया। थैंक यू मनोज भाई। थैंक यू क्लाउडिया। हम आपके साथ हों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, जहाँ से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। 99 जो है वो इस वीडियो को सुन रहे हैं। ये फ्रेश है या बासी हो चुका है, ताजा है या स्टेल हो चुका है। बहुत ही सुंदर गैदरिंग है। सभी को इतने टाइम से आप इनवाइट कर रहे हैं बहुत सारे टॉपिक के ऊपर। मैं कहूंगी आपने मुझे इस टॉपिक के लिए इनवाइट किया है। मैं इसके बारे में नहीं ज्यादा, मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ा। बहुत ही अनयूजुअल सी आर्ट है ये। आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग, ताजगी की कला।
मैं एयर कंडीशनिंग में काम नहीं करता हूँ, लेकिन जो एयर कंडीशनिंग में काम करते हैं वो इस बात के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैंने पुरुषार्थ किया है कि मैं अपने ट्रांसलेटर फ्रेंड्स के साथ में बहुत ही दयावान रहूं, जितना धीरा हो सके मैं बोलूं। कभी कभी मैं बहुत तेज बोलता हूँ फ्रेंच में, तो मैं बहुत ही एफर्ट करूंगा कि मैं बहुत धीरे बोलूं। थैंक यू। और मैं बहुत सारे आप जो हैं, आप कैमरा ओपन करेंगे तो मैं आपको देख सकता हूँ। मुझे कभी कभी नहीं पता चलता कि दूसरी साइड पर कौन है। डार्क होता है तो पता नहीं चलता। अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको देख सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आप सबको देखकर। अलग अलग पार्ट से कनाडा के आपने ज्वाइन किया है, ब्रिटिश कोलंबिया से। मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलकर। मैं सारे पेजेस ओपन करके देख रहा हूँ सारे फूलों को। अब हम शुरू कर सकते हैं। टॉपिक से पहले कनेक्ट करते हैं। ये बहुत रमणीक टॉपिक है। अगर आप एक इमेज सिंपल करें, इमेजिन करें, बहुत ही फ्रेश ग्रीन सैलेड को आप इमेजिन करें, जैसे ये कि एक मिट्टी में लगा हुआ है। मिट्टी में ये सारा ग्रीन सैलेड का सामान लगा हुआ है। थोड़ी सी उसके ऊपर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं उस सैलेड के ऊपर। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि होराइजन पर थोड़ा सा, कि सब लोग ये वॉन्डर कर रहे हैं कि कौन सैलेड को खाएगा। जो इस गार्डन में बैठा हुआ है, हम यूजुअली आपको लेकर जाते हैं फूलों के गार्डन में, लेकिन मैं आपको वेजिटेबल्स के गार्डन में लेकर जा रहा हूँ। ये यूनिक मेडिटेशन है। आप कभी भी मेडिटेशन करने के लिए वेजिटेबल्स के गार्डन में नहीं गए होंगे। फूलों के, अलग अलग तरह के फूलों के, गुलाब के, जैस्मीन के गार्डन में गए होंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही अलग तरह का गार्डन है। बहुत ही सुंदर ग्रीन कुकम्बर लगे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी जुकीनी। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप ऐसा इमेजिन कर पा रहे हैं अपने मेडिटेशन में? और इमेजिन करें कि हम सभी इस सुंदर वेजिटेबल गार्डन में हैं। हम देख रहे हैं कि ये सुंदरता है जीवन की। जैसे जीवन जो है हमें ये कुछ ना कुछ दे रहा है हमारे शरीर की पालना करने के लिए। ये सबसे अच्छा खाना है जो अर्थ, आत्मा जो है को खाना प्रकृति से मिल रहा है। बहुत ही सुंदर वेजिटेबल्स हैं। इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सीधे ही धरती से निकल रहे हैं। ये जो है इसकी खाना जो है कैसे बनता है, पानी से, सन से, सारी ये खूबसूरती है प्रकृति की। आप क्या ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कितना सुंदर, फ्रेश है, कि प्रकृति कितनी कितनी सुंदर है? आप इस सीन को इमेजिन कर रहे हैं। हम सभी साथ में हैं, इस सुंदर वेजिटेबल गार्डन में बैठे हुए हैं एक साथ। तो हम ये देखें अपने आप को कि मैं कैसे देख रहा हूँ एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, कि मैं एक आत्मा वहां बैठी हुई हूँ। क्या मुझे महसूस होता है कि मैं आत्मा हूँ? बहुत ही नाइस, फ्रेश, क्रिस्पी, इतने सुंदर, अट्रैक्टिव, क्रिस्पी, फ्रेश वेजिटेबल्स की तरफ में अट्रैक्टिव हूँ। क्या हम महसूस कर पा रहे हैं जीवन का जादू मेरे पास में? क्या हम महसूस कर रहे हैं कि मैं इन वेजिटेबल्स की तरह ही बहुत फ्रेश हूँ? मैं भी सुप्रीम सन से जो है धूप प्राप्त कर रहा हूँ, जैसे ये करते हैं, जो कि सूर्य है, अविनाशी, अनंत सूरज है, सबसे बड़ा सूरज है जो परमपिता परमात्मा है। उससे हम वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हर रोज हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर
वर्षा हो रही है, बारिश की, हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है, अलग अलग थॉट्स हमें, आइडियाज, विचार मिल रहे हैं, हमारे लिए प्रेरणात्मक हमें आइडियाज मिलते हैं। और मैं एक फ्रेश, न्यू और नेचुरल, जो स्वाभाविक पवित्रता है और जो फ्रेशनेस है, इस फ्रेशनेस, इस ताजगी की वजह है जो हमें ग्रो करती है, हमारी उन्नति करती है। मैं आत्मा उन्नति कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। आत्मा जो है वो एक महान आत्मा बन जाती है। आत्मा, मैं जीवन के इस सौंदर्य से परिपूर्ण हूँ, भरपूर हूँ। तो ये आपका पहली बार इस तरह का मेडिटेशन हुआ होगा ग्रीन सैलेड के साथ। आपको कभी ऐसी जरूरत लगी कि ग्रीन सैलेड के साथ हमें मेडिटेट करना है? जब हम जाएं अगली बार मार्केट, अपने हाथ में सैलेड को पकड़ें, तो हम उसको बहुत अलग तरीके से देखेंगे और सोचेंगे कि मैं एक ग्रीन सैलेड हूँ, मैं आध्यात्मिक ग्रीन सैलेड हूँ। तो मनोज भाई, आपने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया है। आर्ट ऑफ रिफ्रेशिंग। थोड़े समय के बाद मेरे मन में वो ग्रीन सैलेड की पिक्चर बन गई है, जो कि बहुत बहुत फ्रेश है। रैबिट और स्क्विरल इस फूड को, इस भोजन को लेना चाहते हैं, इस सलाद को। तो हम मजाक को पीछे छोड़ते हुए हम कहेंगे ये बहुत ही सुंदर तरी है। मैंने इतना ज्यादा नहीं कह सकते इस रिफ्रेशिंग ऑफ आर्ट के बारे में। जब मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने रियलाइज किया कि ये जो शब्द है, इसमें हमारी पूरी आध्यात्मिक अभ्यास बैठा हुआ है। अगर आप सोचें, ब्रह्मा कुमारी में जो हम रूटीन में, हमारा लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है, हमारी फिलॉसफी है, जब हम इसके बारे में सोचते हैं, हम सोच सकते हैं कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसे हम एक आध्यात्मिक यात्रा में अब चल पड़े हैं, फिर हम एक फ्रेश ग्रीन सैलेड की तरह बनकर निकलते हैं। ये एक सिंबल है, एक कैसे आत्मा जो है वो अपने, एक जो है आत्मा अपने नेचुरल बीइंग, नेचुरल स्टेट में निकलती है। जब हम इस ज्ञान में आते हैं, तो हम एकदम फ्रेश नहीं लगते हैं। आप सभी को ये अनुभव हुआ होगा। अभी मुझे ये अनुभव हुआ कि कोई मुझे बहुत सारा खाना दिया, मेरे पास गेस्ट थे और हमारे पास एक्स्ट्रा खाना बच गया, या जुकीनी, सैलेड, कोरिएंडर, ये सब बच गया। अगर हम उसको नहीं बनाते हैं फटाफट से, तो उनका कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़े बासीपन पर आ जाते हैं। थोड़े दिन बाद जब हम देखते हैं, जब हम निकालते हैं सारा कुछ फ्रिज में से, तो वो जुकीनी जो है वो अच्छी नहीं लग रही होती। थोड़े दिन बाद जब हम निकालते हैं, सैलेड भी वो एक हैप्पी सैलेड नहीं लग रहा होता। कोरिएंडर जो है वो थोड़ा वॉश करना मुश्किल हो जाता है। और हम कहते हैं कि हम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम उसको फेंकते नहीं। मैं उसका कुछ ना कुछ बना लेता हूँ, लेकिन हम उसको किसी को के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर टेस्ट तो उसका फिर भी अच्छा होता है, उसमें बहुत सारे जिंजर डाल दें या स्पाइसी डाल दें, तो जुकीनी का जो असली टेस्ट है वो नहीं आता है। मैं इसका अंतर हम देख सकते हैं कि जब हम बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं उसको हम कुक करते हैं, तब हम देखते हैं। और जब हम जुकीनी गार्डन से डायरेक्टली लेकर आए, तुम उसको एक क्रिस्पी की तरह से खाना चाहते हैं, जैसे स्पेरेगस होता है। ये भी एक स्ट्रेंज
अगर हम इसके महत्व के बारे में देखें, अपने आध्यात्मिक जीवन में देखें, इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसका डबल मीनिंग है फ्रेशनेस का। जैसे आत्मा को रिफ्रेश करा जाता है, ताजगी दी जाती है, जैसे आत्मा को रिफ्रेश करा जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, उस तरीके से, जिससे कि आत्मा की जो यही हमारी यात्रा है कि आत्मा को फिर से अ, आत्मा जो है वो अपने अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। आत्मा अपने पुराने जो निज स्वरूप है उसके अंदर आ जाती है। लेकिन वो अगर हम उसको नहीं कुक करते तो वो सैलेड नहीं बनता है। हर आत्मा जो है वो एक यूनिक है, 100% यूनिक है। कोई भी इस दुनिया में इतना सुंदर, कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं है। हम मेरे जैसा कोई भी नहीं होगा। कैसा यूनिक होता है, हम कितने यूनिक हैं एक दूसरे में। और जब हम रिफ्रेश हो जाते हैं, हमारे में ताजगी आ जाती है, तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका डबल मीनिंग है। फ्रेशनेस का मतलब है, ताजगी का मतलब है, जैसे वेजिटेबल्स में ताजगी, और जैसे एक बासी होता है, एक ताजगी होता है। जैसे खाना तेल हो जाता है, इंग्लिश का शब्द है, और पुराना हो जाता है या बासी हो जाता है। जैसे मैंने कभी भी जो खाना हम फ्रीजर से निकाल कर खाएं, उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता, और हमें कभी वो खाना नहीं खाता हूँ। वो कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तो फ्रेश का मतलब, ताजगी का अलग भी मतलब है। फ्रेश मतलब आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है। फ्रेश का मतलब टेम्परेचर, तापमान से भी हो सकता है। जैसे वेदर बाहर फ्रेश है, जैसे हम कहते हैं कि बाहर बहुत ताजगी है एटमॉस्फियर में, ये हीट के ऑपोजिट है। जैसे हम कहते हैं तापमान से इसको करते हैं, तो बाहर बहुत फ्रेश एटमॉस्फियर है। हम फ्रेंच में कहते हैं बेंच, फ्रेश लॉन्ड्री कहते हैं, फ्रेश कपड़े कहते हैं। तो उसके अंदर वो क्वालिटी होती है नाइस, और एक ताजगी सी होती है उन कपड़ों में जब वो धुल के आते हैं। तब हम जब हम आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे होते हैं तो उसमें सेम चीज है। जैसे एक फ्रेश एनर्जी आती है, दो तरीके से होती है। पहले आंतरिक रूप से होती है, हम आंतरिक फ्रेशनेस करते हैं, और जैसे जैसे हम उसको मन से उसको पैदा किया जाता है। इसलिए जो ताजगी की कला है वो कनेक्टेड है हमारी सोच से। जो भी हम अपने मन में पैदा करते हैं उससे रिलेटेड है। कभी हम कहते हैं कि जो सोच है वो व्यर्थ भी आ जाती है, व्यर्थ सोच भी आ जाती है। जब हम ये भाषा कभी हमने ऐसा सोचा है कि जो थॉट जो फ्रेश नहीं है, बासी थॉट है। आप मुझे सेम ही खाना खिला रहे हैं जो आपने 3 दिन पहले खिलाया था। मतलब जो इंग्लिश शब्द है, जब कोई बार बार अपनी बात को रिपीट करता है तो उसका फ्रेंच शब्द होता है, वो कहते हैं कि आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, वही बात आप बार बार कह रहे हैं। क्या आप मानसिक रूप पर ठीक हैं? आपने यही बात कही थी और आज आप फिर वही बात कह रहे हैं। तो इसलिए हम फ्रेश थॉट्स सर्व नहीं कर रहे, उसको हम व्यर्थ कहते हैं। या नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, जैसे जो शब्द होते हैं इतने ज्यादा फ्रेश नहीं होते, बासी होते हैं, या खराब हो चुके होते हैं, या जैसे रुका हुआ होता है ना पानी, या भारी शब्द होते हैं। इस तरह की जो सोच है हमारी कभी कभी होती है, वो हमारी वो फ्रेशनेस को हमारे मन से बिल्कुल ही हटा देती है। तो फ्रेशनेस जो हमारे मन में होती है, एक जो फ्रेशनेस है वो आती है हमारे कर्मों से भी आती है। जैसे हम
इमेजिन करो कि जैसे हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं, जैसे एक दिन, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा जो पड़ोसी है वो अपनी ग्रोसरी लेकर आ रहे थे और काफी भारी उन्होंने उठाया हुआ था, जैसे ऊंट के ऊपर। फिर मैंने, बहुत सारे उन्होंने बैग उठाए हुए थे और ट्रॉली भी उठाई हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि वो ऊपर जा रही थी स्टेयर पे, मैंने कहा आपको कुछ मदद चाहिए, कैसे आप ऊपर लेके जाएंगे, या थैंक यू बोला उन्होंने और प्लीज बोला। और वो मेरी नेबर हैं, पड़ोसी हैं। मैंने उनको बाद पहले भी कभी देखा था, लेकिन मैंने उनको हेलो नहीं बोला था। वो मेरी नेबर हैं और कैसे हमने उनसे बात नहीं की। तो पहली बार मैंने उनसे ऐसे बात कही और कहा कि आपको कोई मदद चाहिए, ये सामान आप ऊपर लेके जाना चाहती हैं, आप इतना हैवी हैवी सामान है, कैसे आप उसको लेके जाएंगी। तो उन्होंने कहा मैं धीरे धीरे ले जाऊंगी। लेकिन मैंने पूरा सामान उठाया और उनको मदद किया। और वो स्पेनिश बोलती थी, तो मुझे अच्छा लगता है स्पेनिश बोलना। फिर मैंने उनसे पूछा आप कितने सालों से रह रही हैं। वो 4 साल से मेरी नेबर हैं और हमने कभी एक दूसरे को हेलो भी नहीं कहा था। एक थोड़ी सी चीज करने के बाद मैं इग्नोर भी कर सकता था, अपने घर अपने आ सकता था कि वो मुझसे कभी बात नहीं करती तो हम अपने। लेकिन वो बहुत खुश थी, बहुत उन्होंने अच्छी तरह स्माइल की। छोटा सा जो कर्म था, कि वो छोटा सा कर्म उस पुरानी बातों को, जैसे वो इम्प्रेशन था, जैसे कि वो बात नहीं करती हैं, कि मैंने काफी बार इस महिला को देखा, लेकिन हमने कभी बात भी नहीं की, हेलो तक भी नहीं बोला, कोई भी हमारे बीच में कोई फ्रेंडली एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ। लेकिन एक छोटे से एक्शन ने हमारी, जैसे एक फ्रेशनेस सी आ गई हो हमारे व्यवहार में एक दूसरे के प्रति। मुझे पता है जब हम एक दूसरे को देखेंगे तो हेलो बोलेंगे, और एक जो सुंदर ग्रीन सैलेड है वो वापस आ जाता है, कि व्यवहार में ताजगी आ गई, फ्रेशनेस आ गई। जब हम कुछ लोगों के साथ अच्छा शेयर करते हैं, अगर हमारा भाव और भावनाएं इसके पीछे अच्छी होती हैं, तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है उसके बाद। जब हम किसी से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम पास्ट का क्लियर कर देते हैं। कितनी बार हमने ऐसा किया है, किसी से बात की है और हम कहते हैं कि हम मैं बहुत खुश हूं कि हमने बात कर ली और सारी जो बातें थी वो क्लियर हो गई। जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो अलग गलत इंप्रेशन बने हुए थे एक दूसरे के प्रति, वो भी क्लियर हो गए। तो एकदम से वो रिश्ता जो है एकदम फ्रेश बन जाता है। नहीं तो, लेकिन तो दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है वो भारी रहता है, एक बासी खाने जैसा हो जाता है। आपसे मिले तो हमने कहा नाइस मीटिंग यू, पर उतना अच्छा हमें नहीं लगा, लेकिन वो पुरानी जुकीनी खाने जैसा हमें महसूस हुआ। जब फ्रेश होता है तो कितना अच्छा लगता है। अगर हम जैसे आप दूध वगैरह पीते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर मिल्क खराब होने लगता है, हम यूज कर लगते हैं, लेकिन वो टेस्ट अच्छा नहीं करता है। कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं, वो टेस्ट उतना अच्छा नहीं करते, अगर वो जैसे जैसे खराब दूध हो जाता है, इसी तरह से समझ लो, जैसे रिश्ता भी खराब हो जाता है। आप मिलते हैं और कहते हैं नाइस मीटिंग यू, लेकिन आप अंदर से महसूस करते हैं कि ये फ्रेश नहीं है। तो एक नया शब्द है, हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे शब्द हम पहले ही यूज कर रहे हैं, वेस्ट, अननेसेसरी, व्यर्थ यानी गार्बेज की तरह हो गया ना, अननेसेसरी अनावश्यक शब्द हम यूज करते हैं। जैसे हमेशा मोहिनी दीदी हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल है। एक दिन वो समझा रही थी सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में। उन्होंने कहा काफी लोग कहते हैं कि ये क्लीन है, ये पहले से ही क्लीन है, मुझे साफ करने की जरूरत नहीं है, तो वो उसको क्लीन नहीं करते हैं। लेकिन वो कहती हैं, अगर आप ये कहें कि वो पहले से ही साफ है, इसको स्वच्छ करने,
आप उसको फिर भी साफ करते हैं क्योंकि आपका प्रिंसिपल है, नियम है। आप साफ करने के बाद अब कहते हो हाँ अब ये वास्तव में क्लीन है, साफ है। तो हमने सोचा कि वो साफ है लेकिन वो उतना साफ नहीं है, उतना फ्रेश नहीं है। लेकिन वहां पर कोई ज्यादा डस्ट भी नहीं हो, कोई दाग भी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो फ्रेश ताजगी नहीं है। जब हम एकदम से साफ करके हटते हैं तो उतना साफ होता है, जैसे घर इतना गंदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम उसे साफ करते हैं, वो जो स्मेल है, ताजगी, अब फ्रेशनेस की स्मेल आ रही है। ऐसे लगता है कि ये इसी तरह से सेम है हमारी एक्शन भी। हमारे अंदर वो शक्ति है कि आत्मा के अंदर जो हम उस बात को बदल सकते हैं और उसमें ताजगी ला सकते हैं, और फिर हम कहते हैं ये बेटर है, हमने इसको साफ कर लिया, अब हम शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं, हम ताजगी महसूस कर रहे हैं क्योंकि अच्छा कर्म किया, अच्छा कर्म हुआ। तो लेकिन अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हम कहते हैं ओके है, ठीक है। लेकिन जब अच्छे कर्म करते हैं, कोई मार्केट व्यक्ति कहेगा कि आप ठीक है लेकिन आप ओल्ड सैलेड की तरह लग रहे हैं, आप ओके ठीक हो लेकिन आप उतने फ्रेश नहीं हो जैसे सैलेड की तरह होता है। एक सैलेड को कहते हैं रोमिन सैलेड कहते हैं, उस सैलेड मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है। जैसे भी वो फनी हो जाता है थोड़ा सा, हम उसको कट करते हैं, उसको पानी में डालते हैं और फिर से वो फ्रेश और क्रिस्पी हो जाता है। दूसरे सैलेड जो होते हैं जितना भी आप उनको पानी में डालो, उनमें वो बदलते नहीं। जैसे रोमन सैलेड होता है वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है। तो ताजगी का मतलब जैसे एक एक शब्द में रिफ्रेशिंग मतलब कर्मों से हम रिफ्रेश हो जाते हैं, ताजगी हो जाती है। जो शब्द हम यूज करते हैं कि आपको कूल, यानी शब्द हम यूज करते हैं कूल, शांत पर्सनालिटी या ठंडी पर्सनालिटी। मेरे लिए अच्छा है ये कहना फ्रेशनेस। कहते हैं कि आप बहुत कूल कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कि ये बहुत कूल, यानी 70s और 60s का कूल वो वाला नहीं। लेकिन कूल का मतलब होता है इजी है, यानी कि बिहेवियर उनका बहुत अच्छा है, हल्के हैं, तो हम उनको कूल कह देते हैं, इजी गोइंग व्यक्तित्व को। और फिर वो कहते हैं तुम्हारी पर्सनालिटी जो है वो बहुत, एक तुम्हारा स्वरूप जो है वो कूलनेस का है। वो पर्सनालिटी जो है आपको दिखाती है, जो आपके अंदर से क्वालिटी आती है, मन से बहुत फ्रेशनेस सी आती है। इसी तरह से उसके हिसाब से कर्म जो है वो भी शक्तिशाली और श्रेष्ठ अच्छे बन जाते हैं। कूल का अगर हम व्यर्थ देखें तो हैवी, हैवी आएगा यानी भारी। ये बहुत कूल नहीं है यानी हैवी है, ये व्यक्तित्व कूल नहीं है तो हम उसको हैवी कहेंगे, या कहेंगे ये कॉम्प्लिकेटेड है, या मतलब इनमें इंटेंसिटी यानी कि थोड़े से ये भारीपन की तरफ है। जब लोग ये कहते हैं कि हमें ये पर्सनैलिटी अच्छी लगी, बहुत कूल है, ये इजी गोइंग है, लोग इसमें रिफ्रेश महसूस करते हैं। जब हम लोग स्वेटिंग कर रहे हैं, जब हम जाते हैं छोड़ के, तो जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं और हम वो कन्वर्सेशन छोड़ को जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा हो गया, वो गए, वो स्वेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे बिजनेस में हम, अगर हम बहुत अच्छे लीडर हैं तो अपने आप से ये पूछना चाहिए कि लोग, जब मैं आता हूँ तब लोग खुश होते हैं या जब मैं जाता हूँ तब लोग खुश होते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा व्यक्तित्व या हमारी जो डिग्री ऑफ कूलनेस है वो कैसी है। अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कूल है, इसका मतलब आप लोगों को भी फ्रेश बना देते हैं अपने व्यक्तित्व से। तो आध्यात्मिक जो लीडर्स हैं उनकी यही है, जब उनके आप सामने जाते हैं तो आप अपनी जो वरीज हैं, अपने दुख हैं, अपनी चिंता है वो भूल जाते हैं। जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी और मैं पहली बार न्यूयॉर्क में मोहिनी दीदी से मिला था,
पहला या दूसरा साल होगा जब मैं उनसे मिला। वो मेरी शुरुआत थी। वो जैसे बहुत बड़ी सीनियर थी, तो उनको देखकर थोड़ा मैं सेंटर चला रहा था जब मैं गया वहां पर उनके पास। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न थे जो मैं लिख करके ले गया था। और मैंने कहा जब मैं जाऊंगा उनसे कहूंगा कि मेरे को मदद करें इन प्रश्नों के उत्तर देने में। और जैसे ही मैं उनके सामने गया, न्यूयॉर्क में उनसे मिलने गया, मुझे लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा कि मुझे वेट करो। और जैसे ही वो आई, मैं 35 साल पहले की बात कर रही हूँ, जैसे ही कमरे में आई और जैसे ऐसे मुझे महसूस हुआ कि कितनी अलग सी एनर्जी है। उन्होंने कहा मुझसे कि तुम्हें कोई प्रश्न है। मेरे पास लिस्ट था, मेरे पास पेपर था, उसमें प्रश्न लिखे हुए थे अलग अलग। और जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी बात करनी शुरू की, जैसे मेरी आंखों की तरफ उन्होंने देखा कि कौन सा प्रश्न पहले आता है, जो मैंने लिखा हुआ था। जब मैं उनको पढ़ रहा था कि मुझे क्या पूछना है, मेरी सोच थी कि ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है पूछने की, ये कोई जरूरत ही नहीं, ये तो प्रश्न ठीक भी नहीं है। मुझे क्यों प्रश्न ये पूछना है, मुझे तो इसका उत्तर पता है। तो सारे मैंने प्रश्न 10 और 12 प्रश्न मैंने लिखे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका प्रश्न क्या है। मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे थे, मैं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछ पाया कि जो मुझे पूछना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये प्रश्न तो पूछने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत यंग था। और जब मैंने शुरू किया था कि उन्होंने मुझ पर कोई जादू कर दिया है कि वो प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, इसलिए उनके जो प्रश्न थे, उनकी एनर्जी से वो प्रश्न कम हो गए। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास प्रश्न है। लेकिन मैं बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि सारे जो सीनियर्स हैं, जब भी उनके पास आप जाते हैं तो एंटी वायरस एनर्जी है, जहां आपको अपनी परेशानियां जो हैं वो व्यर्थ लगती हैं। ऐसे ही दादी प्रकाश मणि जी के सामने जब हम जाते थे, दादी जानकी के सामने हम जाते थे, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही अलग होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम एक अलग ही लेवल पर सोचते हैं। लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो हम एकदम से रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये ताजगी की कला है। कुछ भी ऐसा बासी या नहीं रह जाता, कोई खराब, कुछ भी खराब नहीं रह जाता और हैवी नहीं होता। तो मेरे पास प्रश्न थे मेरे मन में, लेकिन मेरा मन भारी था। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास क्वेश्चन ना हो। मैं हर सैटरडे नाइट उनसे प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न होते हैं। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब हमारे अंदर वो एनर्जी होती है, हमारे अंदर जो बहुत ही साफ सोच से आ रही है, बहुत ही ताजगी वाले फ्रेश माइंड से आती है, तो दूसरे लोगों के ऊपर भी वो प्रभाव डालती है। अगर आप अगर आप पर कूलनेस की पर्सनालिटी को देखें, शांत व्यक्तित्व, जैसे कि एक हम एयर कंडीशनिंग में रह रहे हैं, जैसे लोगों की तरफ से हमें उनके पर एयर कंडीशनिंग जैसे आ रही है। और हम जब उनके सामने जाते हैं तो हमारा भारीपन व्यर्थ खत्म हो जाता है। मेरे लिए जो है ये साइन है कि एक रिफ्रेशिंग पर्सन, जब हम कमरे में जाएं और लोग बहुत ही अच्छा महसूस करना शुरू कर दें कि ये व्यक्ति जो है वो अगर है, तो हमें किसी भी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं। दादी प्रकाश मणि जो है वो सबसे ज्यादा फ्रेश लिविंग ग्रीन सैलेड, बहुत बड़ा ग्रीन सैलेड, वो जैसे ही कमरे में आती थी, जो भी दादी प्रकाश मणि से मिले हैं उन्होंने ये महसूस किया होगा। मुझे अभी भी याद आता है कि जब वो, उनकी हेल्थ थोड़ी सी थोड़ी ठीक नहीं भी थी, लेकिन जब उन्होंने हमें बताया दादी जी हमें वो क्लास देंगी, और मैंने देखा कि सभी जो है वो हेडक्वार्टर या शांतिवन में बहुत ही हजारों लोग थे, 15 या 20 हजार लोग थे।
सभी के अंदर वही रिएक्शन था, वाह दादी जी प्रकाश मणि क्लास दे रहे हैं तो हम मिस नहीं करेंगे। लेकिन क्लास से पहले सभी, हम सबके पास ज्यादातर एक एक हमारे अंदर प्रेरणा थी कि हम जाकर के कपड़े चेंज करके आए, साफ सुथरे होकर आए और क्लास के अंदर पहले ही पहुंच जाएं ताकि हमें सीट अच्छी मिले। जब मैं कम डायमंड हॉल में जैसे ही मैं गया, सारे सीनियर्स वहां पर पहले से, सीनियर भाई दादी दादी सब लोग वहां पर पहले से ही पहुंच चुके थे। दादी प्रकाश मणि का इंतजार कर रहे थे आने का। जैसे ही दादी जी हॉल में आई, साइड डोर से आई, जैसे ही वो साइड डोर से अंदर एंटर आई, हर कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया था, कोई इंडिकेशन नहीं था, हर कोई खड़ा हो गया। बहुत ही सुंदर सीन था, 15,000 लोग, 20,000 लोग खड़े हो गए साइलेंस के अंदर, बिल्कुल साइलेंस था। और मैंने देखा, मेरे को अभी तक याद है, दादी जी जैसे स्टेज पर आई, जैसे एक कोई महारानी आती है और सभी को उन्होंने एक्नॉलेज किया। उनकी दृष्टि से, उनकी स्माइल से उन्होंने सभी को, जैसे कि देखो कि जीता जागता ताजगी वाला सैलेड जो है वो वॉक करके आ रहा है। एक बहुत ही सुंदर एयर कंडीशनिंग सारी गैदरिंग में फैल गई, सारे संगठन में एक एक बहुत ही अच्छी ठंडक फैल गई। जब दादी जी होती हैं थी तो कुछ नहीं, क्योंकि हमें एक विश्वास होता था जब वो हैं, उनका जो मन है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही, वो बिल्कुल ही अपने संपूर्णता के करीब थी। परमात्मा उनके द्वारा जो है वो हम देख सकते थे, परमात्मा का स्वरूप, कुछ भी बासी नहीं, सारा कुछ फ्रेश था, बहुत ही प्योर और फ्रेश। दादी गुलजार भी सेम ही ऐसे ही थे मेरे लिए। जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, मैं इस कला के बारे में बात कर रहा हूँ, ये शब्द नए लगाए हैं, और ये जो एक प्रेरणा है कि आत्मा की जो ओरिजिनल प्योरिटी है, मैं अपने आप को प्रश्न करता हूँ, क्या मैं अंदर से वो फ्रेश थॉट्स, मेरे जो विचार हैं वो उतने साफ और उतने फ्रेश हैं। जो भी हम रोज करते हैं, सोचो कि क्या फ्रेश थॉट्स हो सकते हैं सुबह सुबह। अगर हम अगर हम सुबह मॉर्निंग क्लास सुनते हैं, मुरली क्लास, जैसे कि हम फ्रेश ग्रीन्स का भोजन ले रहे हैं, क्योंकि हमें पॉइंट, ज्ञान के पॉइंट क्यों अच्छे लगते हैं, जो हमें पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो नए आइडियाज हमारे अंदर लेकर आते हैं और हमें ताजगी देते हैं। जैसे मान लो कोई चीज बहुत अंदर चली गई है, उसको हम बाहर, हमें पता होता है कि हमने ये सुना है पहले, तो जुकीनी जो है वो, जिसका मतलब बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं है, जब हम उस पर देखते हैं तो, जब हमें पॉइंट अच्छा लगते हैं ज्ञान के, तो ये जुकीनी जो है वो वापस अपने उसमें आ जाती है, हमें पूरी स्मृति आ जाती है। मेरे लिए जो विचार हैं, उस सबसे ज्यादा शक्ति जो होती है, वो जो शक्तिशाली थॉट है, वो मेरे मन को ताजगी देते हैं, वो जीवन के जो मूल्य से भरपूर होते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो, जब हम कहते हैं सोल कॉन्शियस, मतलब कि आत्मिक अवस्था में जब हम कहते हैं, कितनी बार हम उसके बारे में सोचते हैं, इसका क्या मतलब है कि हम आत्म अभिमानी बने। इसका मतलब है, इसका जो फ्रेश मीनिंग है, खाली ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन कि मुझे क्या स्मृति है, मुझे क्या याद है कि मैं आत्मा हूँ, कि वो आत्मा की अवेयरनेस क्या है। आत्मा मतलब कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा ऐसे दुनिया को किस उससे देख रही हूँ, दो चीजें अलग अलग हैं।
मैं प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन एक दिन हमें ये सोचना पड़ेगा, बंद करना होगा कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा बन जाना होगा, स्वरूप बन जाना होगा, और आत्मा बन के काम करना है, आत्मा बन के सोचना है। बाद में सोचना ना पड़े कि मैं आत्मा हूँ, हमारे कर्म ही ऐसे हों कि मैं आत्मा हूँ तो मेरा कर्म कैसा है। जब हम सोल कॉन्शियसनेस में हैं, जब हम जीवन की तरफ देखते हैं, पूरी तरह से अवेयर होते हैं, हर पल, हर मोमेंट जो है, क्या हम अवेयर हैं कि मैं जीवित हूँ, यानी आत्मिक अवस्था हूँ। वो पल जो है वो बहुत ही सुंदर और अमूल्य होते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम किस तरह से अपनी स्मृति को और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कहाँ पर आप बैठे हैं, चारों तरफ क्या हो रहा है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, कि जीवन बहुत सुंदर है। मैं धरती पर हूँ, लेकिन ये जो पूरा पल है वो मैजिक जादू से भरा हुआ है। मेरे घर एक गेस्ट आ रहे थे, और मैंने देखा कि मैं साफ कर रहा था, कुकिंग कर रहा था, और एक पॉइंट मैंने अपने आप को देखा, मैं थोड़ा काम फास्ट कर रहा था, फिर मैंने अपने आप से कहा, एरिक तुम ये क्या कर रहे हो। बाथरूम क्लीन कर रहा था, घर साफ कर रहा था, खाना भी बना रहा था। तो मैंने अपने आप से कहा कि तुम क्या कर रहे हो। बड़ी पिक्चर क्या है कि तुम जीवित हो, और ये जीवन है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर इस कर्म के बारे में तुम्हारा इतना ना हो। ये भी बहुत, फिर से अपनी उस बड़ी पिक्चर को ध्यान करो, उसके हिसाब से काम करो, कि मैं आत्मा हूँ और मेरा कर्म कैसा हो, पूरा ग्रीन सैलेड की तरह जो हमेशा फ्रेश है, उसके हिसाब से कर्म करो। ये अपनी स्मृति में रखो। ओके, वो 10 मिनट में आ रहे हैं, मुझे जल्दी करना होगा, कि सॉरी मैं बिजी हूँ, ऐसे कोई काम नहीं हो, लेकिन पूरी स्मृति हो, पूरा ध्यान हो, कि ये ही आत्मिक अवस्था है, कि जब हम अपने कर्मों में उसको लेके आ रहे हैं, कि हम पूरे दुनिया को महसूस कर रहे हैं, कि आत्मा जो कि अपने अविनाशी रूप को जानती है। हम जो पिक्चर जो होती हैं, विष्णु की फोटो है, वो चक्र पकड़े होते हैं, हम उन पिक्चर्स को देखते हैं, वो हमें सुंदर लगती हैं, पूरे जीवन में हमने देखा है। लेकिन कृष्ण वो शक्तियों के साथ पूरे, कि कितने सुंदर हैं, ये तो भगवान है, इसको हम कहते हैं ये परमात्मा है, ये प्रकृति के अधिकारी हैं, और पूरी धरती के अधिकार हैं। वो फिर मैंने अपने आप को देखा कि ये मैं हूँ, कि मैं एक शरीर में हूँ, जैसे मैं कि श्री कृष्णा अपने आप को मैंने ऐसे महसूस किया कि मैं कृष्णा हूँ, जैसे मैं समय का मालिक हूँ, मैं इन तीनों वर्ल्ड से परे हूँ, उस ब्लू बॉडी में मैं कृष्णा हूँ। और मैं फिर भी अपना मिरर बाथरूम का साफ कर रहा था, लेकिन मेरा जो कॉन्शियसनेस थी, मेरी स्मृति थी, वो वहां पर थी, जीवन को एंजॉय करते हुए। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रेश थॉट है उस पल की, जो मुझे हर चीज, उस हर लिमिटेशन से बाहर लेकर आती है। जैसे हम आध्यात्मिक सैलेड हैं, जैसे फ्रेश सैलेड है, फिर भी हम अपने आप को, हम ईश्वरीय सेवा पर हैं, तो हम, अगर हम उस समय फ्रेश नहीं महसूस कर रहे हैं, तो लोग आपसे कहेंगे कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप टायर्ड हैं। अगर सैलेड को कहें कि आप टायर्ड है, इसका मतलब कि सैलेड जो है वो फ्रेश नहीं है। अभी समय है, अगर आप लोगों के हवा कोई,
अगर आप आध्यात्मिक सोच को छोड़ करके बहुत ही सुंदर, मैंने बहुत टोल इस स्ट्रेंज आर्ट ऑफ लिविंग में, जैसे आर्ट ऑफ रनिंग अगर होती है भागने की कला, तो उसमें हम क्या सोचेंगे, क्या लेके आएंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे कहा। लेकिन आप ये सुंदर सैलेड की तरह ही बने रहें और ग्रीन्स का प्रेज करते रहें। मैं इस रिफ्रेशिंग एपिसोड में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं ये कह रहा था कि कुछ शब्द, आर ई जो शब्द है, रिन्यू, री एनर्जाइज, रिफ्रेश, जो आपने शब्द लिया, तो प्रश्न है कि आपने अपनी सोच के बारे में बात की। अपनी सोच को हमें रिफ्रेश करना होता है। अगर कोई बहुत अपसेट है अपने जीवन में, अगर वो कहें अपने रीसेट, अपने जीवन को रीसेट करना है, तो आप, क्या कोई रीसेट बटन है जिससे, रीसेट बटन मतलब थोड़ा हमें सीरियस होगा, मतलब कि अपने आप को, जो अपना दर्द, उसको हम कन्फ्रंट करते हैं, उसका सामना करते हैं कि मैं ऐसे क्यों महसूस कर रहा हूँ, क्यों दर्द है या क्यों अपसेट हूँ। जब तक हम उसको पूरा रियलाइज नहीं करते, हम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। हम अपने आप को दुख पहुंचा रहे हैं, ऐसी, हाँ, ऐसी फीलिंग होने के कारण। जब हम रियलाइज कर लेते हैं कि हम अपने पेन को बढ़ा रहे हैं, अगर हम उसको सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, जब तक हम ऐसा करेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को रीसेट कर नहीं पाएंगे। जिस दिन हम महसूस करेंगे कि हम बहुत अपसेट हों, इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये परिस्थिति ऐनी होनी चाहिए थी, और या मुझे असफल हूँ, मुझे, जिस तरह की, इस तरह की थॉट जब हमारे मन में होती है, वो इतनी ज्यादा स्टेल और बासी होती है, वो सोच। लेकिन हम अपने आप को दुख दे रहे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। जो सबसे ज्यादा स्पेशल थिंग हमें मिली हुई है, जो जीवन इतना सुंदर, हम उसको व्यर्थ कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हमें अपने आप को दुख देना बंद करना होगा। जब तक हम ये बंद नहीं करेंगे, हम रीसेट नहीं कर सकते। अगर थोड़ी सी भी आशा है कि किसी ने कुछ किया है, कि परिस्थिति बदल जाएगी, जितना वो छोटा सा एक स्मृति हम अपने अंदर लेकर आएंगे, तभी हम अपने आप को रीसेट कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने आप को देखता हूँ एक शिफ्ट, जब मैंने दर्द को अपने बहुत जीवन में, या भोगना और दुख को अपने जीवन में देख चुका था, और उसके बाद में कंक्लूजन पे आया कि मुझे इसको बदलना है। सभी चीज को हम बदलना है, जिस चीज से मुझे अपने अपने प्रति अच्छा बनना है, अपने आप का रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को सम्मान देना है, मुझे अपने साथ बहुत अच्छा और नाइस बनना है। यही रीसेट बटन था मेरे लिए। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप क्या करें। सब कुछ पुराना फेंक दें, क्लीन करें, बहुत सारी गार्डनिंग करें और उस फ्रेश सैलेड का आनंद लें। और दो प्रश्न हैं, सेम तरह के क्वेश्चन है, मैं उनको एक ही मिला कर लेता हूँ। अलबेलेपन को कैसे हम कम कर सकते हैं। हम जब सुबह उठते हैं, तो हमारी मॉर्निंग बहुत रिफ्रेशिंग नहीं होती, तो हम कैसे इस सुबह को प्यार करें, और हम ये जो थकावट है, अलबेलापन है, इसको कैसे छोड़ें। मैं कभी भी सुबह नहीं उठता था। मेरी जो मॉर्निंग होती थी वो बहुत, मैं बहुत देर से उठता था। लेकिन जब मुझे कहा कि बहुत अर्ली उठना है, और जब मैं योगी बना, तो हम बहुत सुबह जल्दी उठकर मैंने उसका आनंद लेना शुरू किया। अगर हम अगर हम ये सोचेंगे कि मेहनत है मॉर्निंग में, तो कुछ इवनिंग में क्रिएट कर सकते हैं।
अपनी इवनिंग में ही वो क्रिएट करें, उससे अपनी मॉर्निंग को करें। अगर मैं शाम को ही ये सोच लूं कि कल सुबह मुझे ये करना है, मुझे बताया गया था जब मैं बहुत नया था, शुरू किया था मैंने, कि अपनी रात रात को टेबल पर बैठ के कुछ ओपन करें, कुछ हाईलाइट करें, कौन सी सोच मैं चाहता हूँ कि सबसे सुबह मेरे पास हो, सेल फोन पर नहीं। हम उस समय किताबें यूज करते थे, स्क्रीन जो है वो अच्छी नहीं है। अगर हम सोने के लिए जाते हैं कि सबसे पहले मुझे ये करना है, यही पैराग्राफ मुझे सुबह उठकर पहले पढ़ना है। अगर मैं गॉड से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ लेकिन उसको अर्ली मॉर्निंग मीटिंग होती है, उसके बाद वो बिजी हो जाते हैं। जब हम वही शाम को ऐसी थॉट क्रिएट करते हैं तो कि सुबह जो है वो मेरी बहुत ही सुंदर मीटिंग है मेरे प्रिय मित्र के साथ, जो मेरे साथ में होंगे लिविंग रूम में, तो हमें तो हम उस मीटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, अपने मन को प्रोग्राम करते हैं रात को। लेकिन अगर हम सुबह उठें कि हमें सुबह उठना है, मैं पूरी मेरी सुबह मिस हो जाएगी, मुझे ध्यान देना होगा, ऐसे नहीं काम कर चलता है। तो वो एक हट हो जाती है, फोर्स हो जाता है। ये सैलेड का एग्जाम्पल बहुत गुड है। अगर उसको ये नहीं कह सकते कि तुम फ्रेश रहो फ्रेश रहो, उसको पानी में डालेंगे तो वो फ्रेश हो जाएगा। तो हम अपने आप को नहीं कह सकते कि हमारी मॉर्निंग अच्छी हो। उसके लिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी मॉर्निंग हो तो हमें वो करना है, तो हम पहले से ही प्री प्रोग्राम करते हैं। तो लेजीनेस मत का नहीं सोचना। जब मैं अपने आप को करता हूँ, मैं एक फिजिकल रूम रूम तैयार करता हूँ सुबह के लिए। अगर जैसे आप ट्राई करते हैं, अगर आप कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं, अपने काउंटर पे रखते हैं शाम को, तो वो डिफरेंट हो जाएगी अगले दिन जब अपना काम, क्योंकि आपने वो काम तो पहले ही कर दिया। तो पहले ही अगर हम काम कर देंगे तो लेजीनेस जो है वो नहीं आएगी। लेजीनेस जो है वो बहुत खराब करती है। तो एक्शन की बात करते हुए कि प्रश्न है कि मैं मेरे घर में चोरी हुई थी और मुझे रस्सी से बांध दिया था। हमें पता चला कि उसने, वो चोर कौन है हमें पता चल गया, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति मैं कैसे अ, अच्छी भावना रख सकता हूँ या रिफ्रेश या गुड थॉट्स रख सकता हूँ जो आपके साथ गलत करते हैं। वे उनको सोच, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनका रोल मूवी में यही है, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। वही उनको करना था, वही उनका रोल था, ये एक स्क्रिप्ट है, उनको वही रोल करना था। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं इस दुनिया में। तो आइडिया जो है कि हमें क्या करना है वो हमें देखना होगा, हमें अपने आप को प्रोग्राम करना। वो इस तरह की प्रोग्रामिंग की, उनकी वैल्यू, उनकी कॉन्शियसनेस या उनकी प्रेरणा इस तरह की थी, कार्मिक अकाउंट मेरे साथ हो सकता है 16th सेंचुरी में मैंने उनको लूटा हो या कोई ऐसा उनके साथ किया हो। जैसे ट्रेजर स्टोर होता है और आपने उनको शूट किया हो और आपने और अपनी बोट में उनका सारा सोना रख के ले आ गए हैं। तो 400 साल बाद उसको, 400 साल बाद वो आपको पे करना पड़ रहा है। जो भी हमारे साथ होता है वो किसी न किसी हमारे पुराने कर्म का ही फल होता है। हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज, लेकिन हमें नई सोच यहाँ पे क्रिएट करने की। मेरा रोल अब क्या है? अगर मुझे दोस्त बनना है परमात्मा का, अगर मुझे परमात्मा की साइड पे चलना है, पता नहीं वो इंडिया, कि आप पांडव की साइड में है या कौरवों की साइड में। अगर आप अच्छे लोगों के साथ में हैं और एक फरिश्ते की तरह है आपका रोल जो है, तो आपका जो आपका रहम दिल होगा, आपके अंदर दया होगी, प्यार होगा, माफी करनी होगी, एक फरिश्ते की तरह आप करें। एरिक और मैरी की तरह नहीं, जो भी आप हैं, लेकिन
लेकिन आप एक सुंदर फरिश्ता आत्मा है। दूसरी आत्मा को भी आपने सर्व करना है। उस आत्मा ने अपना रोल ऐसा किया जो कि बहुत सम्माननीय नहीं था, लेकिन उस आत्मा को भी आप चाहते हैं कि आप ऐसी प्रेरणा दें अंदर से कि वो अच्छा रोल प्ले करे। लेकिन मेरा रोल जो है एक फरिश्ते की तरह है कि मैं सभी को माफ करूं और सबके ऊपर दया करूं। पूछो आप भगवान से कि वो कैसा इनके साथ बिहेव करेंगे, और जब आप उन जैसा व्यवहार वो करेंगे वैसा ही आप उनके साथ करें, कि वो भी परमात्मा का बच्चा है। तो हमें अपनी जो सोच का तरीका है वो बदलना होगा, उसको बदल करके हम सोचेंगे। और सैलेड की एनालॉजी आपने यूज करनी होगी, आपको नई थॉट्स जो हैं वो क्रिएट करनी होंगी। यही लास्ट प्रश्न है। ये मैं पूछता हूँ कि आपने मेंशन किया है कि आप अपने पेन को टच करना या पेन को या अपनी जो एक घबराहट होती है उसको हम कैसे बदल सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जब अब हमें कोई बेआरामी होती है, या तो फिजिकल या मन में या बॉडी में, उसका रिएक्शन होता है कि हम उससे हम दूर हो जाएं, अपने आप को दूर कर लें। जब हमें दर्द होता है किसी भी वजह से, कुछ गलत हो रहा है, कि हम अपने से खुश नहीं हैं, हमें अपने आप को नम करना होता है, उस दर्द को, उसको जाने देना होता है। मुझे वो दर्द महसूस नहीं करना है। कुछ लोग ड्रिंक ले लेते हैं, कुछ लोग मूवी देखने चले जाते हैं, कुछ लोग शॉपिंग कर लेंगे और अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं, उनको अच्छा लगता है। फिर उस दर्द से अपने आप को अलग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि दर्द चला जाए। मेरा पॉइंट है, वो कभी भी जाएगा नहीं ऐसे। मुझे उसको पहले गले लगाना होगा, और उस पेन को, आप मुझे क्या बता रहे हैं, उस पेन से पूछना है कि ये दर्द तुम कहाँ से आ रहे हो। जो दर्द है वो हमारी अपनी ही एनर्जी का फल है, बाहर से नहीं आ रहा है। उस पेन का, हम दर्द का सामना करते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है। क्या वो मेरा अहंकार है, मेरा गुस्सा है, या मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या मेरी एनर्जी है, या मेरा अलबेलापन है, या फिर उसके बाद उस पेन को, कभी कभी हम अपने दर्द को सेटल करते हैं कि बताओ मुझे कहाँ पर, क्या सोच रहे हो जब आप दर्द में है। तो अपने शब्द और को देखना होता है, हमें अपने साथ बहुत पोलाइट होके चलना है। फिर अपने दर्द को देखना है कि वो दर्द आपसे क्या कह रहा है। वो दर्द आपसे कहता है कि मैं अपनी लाइफ से फेड अप हो गया हूँ, तो इसका मतलब कि वो दर्द बहुत बड़ा है। फिर उस दर्द को, अपने जीवन को जैसे ऐसा करना है कि वो मैं खुश महसूस करूं, और कोई और उसको फिक्स नहीं करेगा उसके प्रति, कि मुझे वो एनर्जी चाहिए, कि मुझे पता हो कि कहाँ मुझे उसको बदलना है। उस पेन को मैं कहूँगा शुक्रिया कि मुझे वहां लेकर आई, जहाँ पे मुझे पता लगा, अब मुझे दृढ़ता है, अब मैं इसको ऐसे बदल सकता हूँ। बहुत अच्छा किया जो आपने हमें इसको बता दिया। एक व्यक्ति जब मेरे पर बहुत ही गुस्सा हुआ था, और उसने दिखाया कि तुम्हारी अहंकार कितना है, वो सभी को दिखाई देती है लेकिन मुझे नहीं दिखाई देती, तो उसने मुझे वो मेरी ईगो दिखाई। पहले दिन मैंने अपनी ईगो देखा, और मुझे लगा ये बहुत सुंदर नहीं है। मैं उस व्यक्ति को सिर्फ यही कह सका कि थैंक यू, आपने मुझे ये बताया कि मुझे बहुत ही, मेरे अंदर ईगो बहुत ही अगली और बैड ईगो है। फिर उसको इसी इसी तरह से दर्द भी आता है, हमें बताने आता है, तो उस दर्द को सुन लें, समझ लें, उसका सामना करें और बदल दें। हम टाइम से ऊपर आ गए हैं, एक फ्रेजाइल रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत प्रश्न अच्छा है कि
वो कह रहे हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरा ट्रस्ट जो है उन्होंने कई बार तोड़ा है पिछले 25 सालों में। क्या मुझे लेट इट गो करना चाहिए और के रिलेशनशिप में रहना चाहिए? ये ऐसा है कि इसको ज्यादा डिटेल में भी बात किया जा सकता है। मेरे भी ऐसे अलग से इस लेवल में ये सिचुएशन आई थी, और कि कुछ लोग जो हैं अलग तरीके से बात करते हैं, कर्म करते हैं। मुझे रियलाइज करना होगा, तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि मैं इन लोगों का ट्रस्ट जो है वो मुझे मिल जाए। ऐसे नहीं कि हमें उन पर ट्रस्ट करना है, हमें उनको अंडरस्टैंड करना होता है, उनको समझना होता है उन पर विश्वास करने के लिए। अगर हम किसी को अगर हम किसी पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब हमें चाहिए, हमें ये पता हो कि हम अपने आप को, हम अकाउंटेबल या लॉयल बनना चाहते हैं उनके साथ और फ्रेंडली बनना चाहते हैं लेकिन दूसरों से, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो मैं दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करता। मैं उन्हें अपना ट्रस्ट दूंगा इसके कि वो मेरे ऊपर यकीन कर सकें, कि वो मेरे ऊपर ब्लेसिंग, अगर वो ट्रस्टेबल नहीं भी हैं, फिर भी आप उनसे कहेंगे कि मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ। और हमें किसी पर भी गिव अप नहीं करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं और ज्यादा, कि वो व्यक्ति मेरे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर सके। मैं कहूँ कि मैंने अपनी तरफ से कहूँ कि मेरा सही है। अगर दूसरा व्यक्ति सही तरह से जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब मुझे लगा कि मैं ही अपने ईगो में हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो व्यक्ति मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सके और बहुत ज्यादा मेरे से अच्छा रिलेशन बना सके। तो इसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है। एक्सपेक्टेशन जो हमारी लोगों से है उसको जाने दें, ये सबसे अच्छी स्वतंत्रता है। किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो। ट्रस्ट जो है वो ब्लेसिंग है। थैंक यू। आपकी शेयरिंग के लिए बहुत शुक्रिया। रिश्ते जो हैं कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं कहूंगी, सिस्टर क्लाउडिया से कहूंगी ताकि वो आपका शुक्रिया अदा कर सके। थैंक यू। ओम शांति हरि। बहुत ही अच्छी क्लास, रिफ्रेशिंग क्लास थी। जैसे आपने समझाया, तो मैं सोच रही थी स्टेल सैलेड नहीं खाना। वो स्टेल सैलेड आप किसी को भी मत दें और सर्व भी ना करें वो स्टेल सैलेड को। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, हम बहुत प्रैक्टिकल सोच सकते हैं। इट्स नॉट, इट लुक्स फनी, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। और दूसरा पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि जब कोई शरीर छोड़ के धीरे धीरे शरीर छोड़ के जाता है, अलाइव होने का, जीवित होने का क्या मतलब है, तब हम जीवन को अलग तरीके से देखते हैं कि जितना हम उस जीवन को बेस्ट तरीके से जिए, वो ही है सच में जीवन। क्योंकि पता नहीं कल क्या होता है या कल हमारे लिए क्या लेके आता है। हर पल हम बेस्ट रहें, एक सुंदर हवा की तरह बहते हुए। बहुत ही सुंदर पॉइंट आपने जो कहा कि ये ध्यान रहे अपने जीवन के बारे में। अगर हम अपने जीवन के बारे में अवेयर हैं, स्मृति है, तो हम उसको बदल सकते हैं। कूलनेस हम और जीवन को ज्यादा अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हैप्पी मदर्स डे। आप मदर भी हैं और फादर भी हैं कनाडा के, तो हम आपको हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। बहुत ही सुंदर समय है साल का जो हम मदर्स को सेलिब्रेट करते हैं। सभी मदर्स को, ब्रदर मदर्स को, सभी को हम हैप्पी मदर्स डे कहेंगे। बहुत अच्छा, ट्रांसलेटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत सेंटेंस लंबे लंबे थे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सभी का। हम अनाउंसमेंट करेंगे।
जिन्होंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम ब्रदर से पावरफुल दृष्टि ले सकें और फोटोग्राफ भी कर सकें। तो अनाउंसमेंट्स हैं, ये हम आर्ट्स कर रहे हैं, हमने शुरू करा है आर्ट ऑफ लाइफ, ये तीसरी आर्ट थी, ताजगी की कला। 4 पार्ट्स में हम करते हैं, 3A 3B जो है वो, और हम सिस्टर पहली बार ये आ रही हैं, सिस्टर क्लाउडिया मेंशन कहा क्या, दूसरी स्पीकर है कनाडा से सिस्टर डेब्रा कैस्टल जो एटलांटिक साइट हेलिफैक्स से हमें ज्वाइन करेंगे। ये 4 ऑथर जिन्होंने किताब लिखी है आर्ट के बारे में, सिस्टर जूही के साथ में है। ये दूसरा एपिसोड होगा, 3B अंदर रिफ्लेक्शन होगा। इसमें हम रिफ्रेशिंग के ऊपर, जो अगले सैटरडे इसी समय पर होगा, हमारे को जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा 3C, जिसमें कि इंटरेक्टिव डिस्कशन होगा, हम रिवाइज करेंगे कि एरिक ब्रदर ने कहा, जो डेबरा सिस्टर ने कहा, हम उसको अपने और ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे दोनों तरह से, जो 24 मई को होगा। और ये एलिगेंट कैलेंडर है, जो साइलेंट रिट्रीट जो होगी वो 31 मई को होगी, और 3B होगा उस आर्ट के ऊपर। आप सभी ज्वाइन कर पाए, हम आशा करते हैं। अपना फीडबैक और कमेंट्स हमें भेज सकते हैं, ईमेल एड्रेस भेज सकते हैं, valuesforlifeseries@gmail.com। वही सेम ही ईमेल है जो पहले थे, और वेबसाइट भी सेम है। अब मैं स्क्रीन शेयर करना स्टॉप करता हूँ। अब हम मेडिटेशन मोड में जाना पड़ेंगे। लोग जो हैं वो फोटोग्राफ के लिए जरूर ईगर होते हैं, तो हम निखिल भाई जो है वो फोटो लेंगे। ओके, उन्होंने ले ली है पिक्चर। अब हम मेडिटेशन मोड में चलते हैं। मैं भाई एरिक से कहूंगा कि वो मेडिटेशन थोड़ा सा करें। ओम शांति। थैंक यू, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। ओम शांति। जी। फ्रेश सैलेड की तरह फिर हम आपसे मिलते हैं। बोन एपिटी ब्रदर कह रहे हैं।